हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं धारा 246 से धारा 255 तक, ठीक है। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 हम पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इसको लगभग हम कवर करने की ओर बढ़ चुके हैं। और धारा 246 में हम पढ़ने वाले हैं खतरनाक खुदाई से रिलेटेड जो इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया हुआ है, तो अभी तक करीब 50 से 55 स्टूडेंट ने इसमें एनरोल करा लिया है और इसकी मात्र फीस जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। लेकिन इसमें मिलने वाला जो है साथ आपको यहाँ पर टेस्ट वाइज यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हमने 10 टॉपिक टेस्ट रखे हैं प्लस 3 फुल टेस्ट रखे हुए हैं, है ना। और इन टेस्ट के साथ साथ में आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है कि यार इस सिलेबस से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टॉपिक वाइज, और उस सिलेबस की आपको शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। साथ में इसके बाद में जब इसका रिवीजन होगा तो रिवीजन क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो बहुत शॉर्ट क्लासेज होंगी। साथ में इसमें जो टेस्ट हो जाता है ना, उसका हम वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। और अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं तो आपको एक सारा चीज़ें कवर हो जाती हैं। जिस भी धारा से हम वो क्वेश्चन पूछते हैं उस धारा के बारे में भी सारा कुछ हम बताते हैं ताकि आपको फिर से वो ज़्यादा डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। तो अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। 10 से 15 नंबर आपके ज़रूर इंक्रीज होंगे, 5 से 10 नंबरों का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस बैच से। हम ये नहीं कह रहे कि हम फाइनल सिलेक्शन आपको करा देंगे, लेकिन 5 से 10 नंबर आपको ज़रूर इस छोटे से बैच से फ़ायदा होगा। तो आप जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और इससे बारे में जो भी सारी जानकारी है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारा कुछ देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं धारा 246 खतरनाक खुदाई से रिलेटेड। तो एक्चुअल में दोस्तों, किसी खान की खुदाई या ज़मीन से मिट्टी या पत्थर निकालना वहाँ के व्यक्तियों के लिए खतरनाक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका कोई यहाँ पे कोई जगह है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह से कोई पत्थर निकाल रहे हैं या फिर यहाँ से कोई मिट्टी निकाल रहे हैं इस जगह से। लेकिन अब यहाँ से जैसे मिट्टी निकालोगे तो यहाँ पे कोई मकान बना हुआ होगा, है ना, मकान बना हुआ होगा। तो जैसे आप मिट्टी निकालो, कोई पत्थर निकालो तो हो सकता है ये मकान यहाँ पर गिर जाए, ये मकान यहाँ पर गिर जाए, ये मकान यहाँ पर गिर जाए। तो अगर कोई खान की खुदाई से या ज़मीन की मिट्टी से निकालने से या पत्थर निकालने से अगर कोई वो किसी और दूसरे व्यक्तियों के लिए अगर वो जगह खतरनाक है तो यहाँ पे क्या करेगी नगर पालिका की लिखित नोटिस देगी उस व्यक्ति को जो एक काम कर रहा है और उस कार्य को बंद करवाएगी, क्योंकि ये दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, दूसरे व्यक्तियों के लिए खतरनाक रहेगा। तो वो लिखित नोटिस देगी, ये ध्यान रखना है, अधिसूचना वगैरह कुछ भी नहीं देगी, लिखित नोटिस देगी उस व्यक्ति को और कहेगी कि भाई इस कार्य को बंद करो, बंद करवाएगी वो, है ना। लेकिन अगर यह कार्य किसी राज्य सरकार के या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए, मान लो हो सकता है ना राज्य सरकार ने अनुमति दे रखी हो कि भाई आप ये काम कीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति दे रखी है फिर भी तो वो खतरनाक तो हो ही सकता है ना किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इस केस में जो राज्य सरकार ने चूंकि पहले ही अनुमति दे रखी है, तो अब जो नगर पालिका है ना, यहाँ पर तो उसको डायरेक्ट उसको पावर दी गई थी नगर पालिका कि भाई आप जाइए और उस कार्य को बंद करवाइए इस अधिनियम के तहत। लेकिन यहाँ पर नगर पालिका राज्य सरकार की अनुमति के बिना यह कोई कार्य ऐसा नहीं करेगी। वो राज्य सरकार से पहले अनुमति लेगी कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होने वाली है तो इस कार्य को हम बंद करवा दें या फिर अभी रुकें, क्या करना है। तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही नगर पालिका कोई कार्य करेगी, उसके अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि संकट की संभावना अगर कोई है कि भाई अभी आसपास ही संकट होने वाला है 10-15 दिनों में, 2-4 घंटे में, तो फिर क्या करेगी नगर पालिका जो खान है या निवासियों की जो रक्षा हेतु वहाँ पे बाढ़ लगवा देगी। उस ये जो जगह है ना इसके चारों तरफ बाढ़ लगवा देगी कि ताकि लोगों की आवाजाही है जो यहाँ पे बंद हो जाए, है ना। और जो इसका जो खर्चा होगा ना उसी व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के द्वारा ये खतरनाक काम किया जा रहा है जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। और कैसे वसूल किया जाएगा, जैसे उस पर कोई टैक्स लगाया गया हो उस तरह से उसको वसूला जाएगा, मतलब टैक्स की तरह इसको वसूला जाएगा। तो ये धारा 246 थी खतरनाक खुदाई से रिलेटेड कि अगर कोई व्यक्ति मतलब अगर हम छोटा सा रिवीजन फिर से करें कि कोई व्यक्ति अगर खान की खुदाई कर रहा है, ज़मीन से मिट्टी निकाल रहा है, पत्थर निकाल रहा है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति को काम को बंद करवाएगी लिखित नोटिस से। लेकिन अगर ये राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा किया जा रहा है तो पहले राज्य सरकार से अनुमति लेगी नगर पालिका, फिर ही ये कार्य करवाएगी या फिर इस कार्य को रोक लगवाएगी, है ना। नेक्स्ट है कि अगर आसन्न संकट की संभावना है कि यार अभी कुछ समय में 6 घंटे में या 15 घंटे में या 1 दिन में 2 दिन में ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो नगर पालिका उसके चारों तरफ क्या करवा देगी, बाढ़ लगवा देगी, जिससे आसपास लोगों को आने जाने में
मतलब लोग आवाजाही बंद हो जाए, लोग आ जा नहीं सकें और वो प्रॉब्लम उनको नहीं हो, और जो खर्चा होगा उस व्यक्ति से ही वसूला जाएगा और टैक्सेस की तरह वसूला जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 247 की, कि परिसरों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कोई भी हो सकता है कि यार कोई उसका कोई जगह है किसी व्यक्ति की, तो हो सकता है इस जगह को सुअर पालन के लिए यूज ले ले, हो सकता है उसको घोड़े पालन के लिए यूज ले ले, हो सकता है उसको मुर्गी पालन के लिए यूज ले ले। तो बिना परमिशन के, बिना अनुज्ञप्ति के कोई व्यक्ति कोई पशु नहीं रख सकता, चाहे घोड़ा नहीं रख सकता, कोई मुर्गी पालन नहीं कर सकता, अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर नगर पालिका जो है पूर्व अनुमति अगर कोई लेता है तो नगर पालिका से, तो वो छूट दे सकती है कि भाई आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो, या फिर वो मना कर सकती है कि भाई उसको लगता है कि यार ये काम यहाँ पर करना दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, किसी कारण से नहीं किया जाना चाहिए, तो मना भी कर देगी। तो यहाँ पर नगर पालिका से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा, और वो अनुमति दे सकती है और वो मना भी कर सकती है, ये ध्यान रखना है। तो परिसरों का बिना नगर पालिका की अनुज्ञप्ति के ये कोई भी पशु नहीं रख सकता, कोई मुर्गी पालन नहीं कर सकता, ऐसे कोई उपयोग में अपनी भूमि को नहीं ले सकता, ये धारा 247 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 248 की, कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण करना। कुछ ऐसे पशु हैं या कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनका अभिग्रहण किया जा सकेगा, उनको अपने कब्जे में लिया जा सकेगा। मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है अभिग्रहण का मतलब क्या है, लेकिन इसके मतलब यही हुआ कि कोई भी उनको अपने कब्जे में ले सकता है। ठीक है, जैसे कुर्क करना होता है ना, उसी तरह से ये अभिग्रहण भी एक शब्द होता है। जैसे कोई चीज़ की कुर्क कर लेते हैं ना, संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेते हैं कोई व्यक्ति। तो सेम अगर अपन बात करें यहाँ पे जो क्या दिया हुआ है 248 में, कि अगर कोई पशु है या कोई पक्षी है सार्वजनिक स्थान पर घूमता हुआ भटकता हुआ पाया जाता है जो जनता के लिए खतरनाक हो। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लो कोई पक्षी है, ये कोई मान लो मुर्गा ही है, तो ऐसा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। कोई पशु है जो हो सकता है किसी को मार रहा है, किसी का व्यक्ति, जैसे मान लो कोई सांड हो गया, बैल हो गया, वो किसी आसपास जाने वालों को उनको टक्कर दे रहा है, मार रहा है ना। या फिर कोई ऐसा कुत्ता हो गया जो मान लो उनको प्रॉब्लम कर रहा है, किसी का पर्सनल कुत्ता है, पेट है ना, पेट डॉग है, और वो किसी दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पर मुख्य जो नगर पालिका अधिकारी है उसका अभिग्रहण करने का निर्देश देगा कि भाई इसका अभिग्रहण कर लेना चाहिए। कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि यार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम का कौन होता है, नगर परिषद का कौन होता है, और नगर पालिका का कौन होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसका अभिग्रहण करने का निर्देश देगा, है ना। उसके बाद में क्या करेगा, जो नगर पालिका ने इसके लिए कोई फिक्स स्थान बनाया हुआ है, कोई जगह बनाई हो, वहाँ पे उस पशु या पक्षी को रखवाएगा ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है कि इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा, खर्चा तो आएगा ही आएगा। मान लो कोई अपनी गाड़ी भेजी, उसका पेट्रोल का खर्चा है, उसका डीजल का खर्चा है, वहाँ पे लाने ले जाने का जो पेमेंट जो दे रहा है कोई व्यक्ति, वहाँ पे जो लगे हुए हैं कर्मचारी जो लगे हुए हैं, तो उनके जो खर्चा है ना, वो क्या करेगा, पशु पक्षी के विक्रय या नीलाम द्वारा वसूल किया जाएगा। अब ऐसा पशु पक्षी है उसने एक जगह पे रख दिया, लेकिन अब जब इस पशु को या पक्षी को जब नीलाम किया जाएगा, इसको बेचा जाएगा, जो आमदनी होगी, पैसा जो मिलेगा, है ना, उस पैसे से इस खर्चे की लागत वसूली जाएगी। लेकिन परंतु इस पशु पक्षी पर दावा करने वाला व्यक्ति 7 दिवस में व्यय के संदाय पर इसको छुड़ा सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, नगर पालिका तो लेके आ गई, मान लो कोई बैल है किसी का, है ना, वो किसी दूसरे को परेशान कर रहा है। अब नगर पालिका को पता लग गया कि यार किसी ने शिकायत दर्ज कर दी कि सर ये है ना, ये बैल, ये आदमी, ये है ना, यहाँ पे परेशान कर रहा है लोगों को। अब ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उसका अभिग्रहण कर लिया, उसको बेचने के लिए निकाल दे कि भाई इसका बेचा जा रहा है। लेकिन अब वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँच गए, सर ये तो मेरा है, घोड़ा कुत्ता जो भी है मेरा है, तो इसको मुझे लेना है। अब ये क्या करेगा, नगर पालिका बोलेगी भाई हमारे को इसको लाने में यहाँ पर 500 रुपये का खर्चा है, पहले 500 रुपये का भुगतान करो आप, तब जाके आपको मिलेगा। तो अगर वो व्यक्ति इस 500 रुपये का भुगतान कर देता है, जो भी खर्चा है उसका पेमेंट कर देता है, तो वो व्यक्ति 7 दिन में इसको वापस छुड़ा सकता है, ले सकता है। तो कितने दिन में ले सकता है? 7 दिन में ले सकता है। ये ध्यान रखना है, इस पर आप बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिए। 7 दिवस में ये इस पेमेंट को कर देता है तो वापस ले सकता है। नेक्स्ट ये बात है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो 7 दिन में नहीं पहुंचा, अब क्या होगा, उस जो पशु पक्षी है उसका विक्रय या नीलाम हो जाएगा, है ना, और वो जो धन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विक्रय नीलाम से जो प्राप्त धन है वो इस कार्य में व्यय में काम लिया जाएगा। जो भी व्यय हो जाता है उसमें काम ले लिया जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यार 500 रुपये खर्चा आया है, लेकिन पशु जो है वो 2000 रुपये का बिक गया,
भाई कोई ऐसे बैल है, वो 2,000 रुपये का कोई ले गया उसको, सांड को, और यहाँ पर खर्चा आया 500 रुपये का, तो अब यहाँ पे 1,500 रुपये भी तो आ गए ना भाई। नगर पालिका को इनकम होगी 1,500 रुपये की। अब क्या करेगा, जो अधिशेष है ना, इसको क्या करेगा, जो भी अधिशेष मतलब 1,500 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास बचा हुआ है, वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसको जमा करेगा, अपने पास जमा कर लेगा, अपने पास रख लेगा। अब क्या होगा भाई, 7 दिन में तो यहाँ पर कोई व्यक्ति आया ही नहीं है। अब जो यहाँ पर जो पशु पक्षी का जो स्वामी है वो क्या करेगा कि भाई जो बेचने की जो तारीख है, मान लो 10 जनवरी को ये बेच दिया, नीलाम कर दिया, बेच दिया, तो उसका जो स्वामी है 10 तारीख से लेकर, और जो 3 महीने कितना हो गए, 10 अप्रैल तक हो गए, देख लेना आप 90 दिन कितने तक होते हैं, तो 10-12 अप्रैल तक हो जाएंगे 90 दिन। तो अगले जो बेचने की जो तारीख है उससे अगले 90 दिन के अंदर अंदर इस पैसे के लिए दावा कर सकता है कि भाई तुमने मेरा पशु जो है बेच दिया, अब मुझे उस समय तो ध्यान रहा नहीं, मुझे है ना, मुझे ध्यान रहा नहीं, लेकिन अब मुझे जो पेमेंट आपने किया है ना उसमें से मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा पशु आपने बेच दिया। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर जो व्यक्ति है जो 90 दिन के अंदर अंदर उस पर दावा कर सकता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर ये व्यक्ति दावा नहीं करता है तो ये धन जो है कहाँ पे जमा हो जाएगा, नगर पालिका निधि में जमा हो जाएगा। अगर कोई इसका दावेदार नहीं होता है तो नगर पालिका निधि में ये पैसा जमा करा दिया जाएगा। तो ये आपको समझ आ गई कि अगर कोई पशु पक्षी जो है अगर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसका अभिग्रहण कर लेगा, है ना, आप कैप्चर कर लेगा उसको, फिर उसका नीलामी बिक्री भी कर सकता है। अगर जब नीलामी बिक्री करेगा तो 7 दिन के अंदर अंदर कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है तो उसको पैसे जो भी उसको खर्चा हुआ है नगर पालिका का उसका भुगतान करने पर 7 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और अगर उसको बेच देते हैं तो जो पैसा आएगा वो कौन जमा करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जमा करेगा। और जो उसका जो पशु पक्षी का जो स्वामी है 90 दिन के अंदर अंदर उस जो पेमेंट जो मिला है नगर पालिका को, जो एक्स्ट्रा पैसा जो उनके पास रहा है उसका 90 दिन के अंदर अंदर वापस दावा कर सकता है। अगर वो दावा नहीं करता है तो नगर पालिका निधि में वो पैसा जमा करा दिया जाएगा। तो ये थी धारा 248, धारा 248। अब बात करते हैं धारा 249 की, कि संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्रवाई करने की शक्ति। तो संक्रमित जो कुत्ते होते हैं, मान लो कोई कुत्ता ऐसा है जो पागल हो चुका है या फिर रेबीज से संक्रमित है, या ऐसा कोई पशु है जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे अगर कोई प्रॉब्लम दूसरों को हो रही है तो वहाँ पर कार्रवाई करने की शक्ति नगर पालिका अधिनियम में बताई गई है कि कैसे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो क्या करेगा, रेबीज से संक्रमित अगर कोई कुत्ता है या कोई पशु है उसको नष्ट करवा सकेगा, मतलब उसको मार सकेगा कि भाई इसको मार दीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसको परिसीमित करवा सकता है, मतलब उसका परिसीमन मतलब सीमांकन करवा सकता है कि इसको इसी क्षेत्र में रखा जाए ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो ये कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है कि लोक नोटिस द्वारा यह निर्देश देगा कि जो कुत्ते प्राइवेट या मालिकों के हों वो बाहर भटकते हुए मिलें तो उनको नष्ट करा दिया जाएगा, परिसमित करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक लोक नोटिस और मतलब लोगों के लिए एक नोटिस भी जारी किया जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि अगर कोई ऐसा कोई कुत्ता है जो रेबीज से संक्रमित है लेकिन वो किसी का पर्सनल है या फिर किसी मालिक का है और अगर वो बाहर भटकता हुआ मिल गया ना तो भी उसको नष्ट कराया जाएगा नगर पालिका के अधिकारी के द्वारा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा। बिकॉज क्या है कि इससे दूसरों को प्रॉब्लम होगी, किसी दूसरे को ये संक्रमित कर सकता है, या फिर उसका सीमांकन करा दिया जाएगा, परिसीमन करा दिया जाएगा ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में उसको रखा जाए और वहाँ पर किसी को आना जाना आवाजाही बंद कर दी जाए, उसको एक जगह में रखने की वजह से दूसरों लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये किसका डिसीजन होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा कि वो ये काम कर सकता है, उसको ये शक्तियाँ दी गई हैं। धारा 250 की अगर तो परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस रोकने की शक्ति। न्यूसेंस का मतलब होता है जैसे खतरा उत्पन्न करना, न्यूसेंस का मतलब, या फिर जैसे कोई नाक में दम कर देता है ना कोई, सेम उसी तरह से न्यूसेंस का मतलब यही होता है। अगर कोई खतरा, बड़ा खतरा है उसको रोकने की शक्ति, जैसे परिसर कोई है वहाँ पे पशुओं से अगर कोई ज़्यादा खतरा बड़ा उत्पन्न हो रहा है तो उसकी रोकने की शक्ति जो है धारा 250 में बताई गई है। इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी कालावधि के भीतर आदेश द्वारा न्यूसेंस रोक सकेगा। मतलब क्या हुआ कि जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ना, किसको शक्ति दी गई है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को यहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं। ये बोलता है कि किसी कालावधि के भीतर, मतलब कोई भी टाइम पीरियड है उसके भीतर आदेश द्वारा, वो एक टाइम पीरियड बताएगा कि भाई 1 महीने, 2 महीने या 10 दिन के अंदर अंदर ये काम आपको करना है। एक आदेश निकालेगा, उसके द्वारा जो ये न्यूसेंस पैदा हो रहा है ना, जो खतरा पैदा हो रहा है, जो किसी पशु ने नाक में दम कर रखी है लोगों के,
तो उसको रुकवा सकेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम के 2 दिन के भीतर इस काम को अंजाम देना है, और ये जो मान लो कोई सांड है या कोई कुत्ता है लोगों को परेशान कर रहा है, इस काम को बंद करवाओ, आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को दूर करवाओ। तो ये कौन करवाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवाएगा। नेक्स्ट है, अगर न्यूसेंस नहीं रोका जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपयोग के साधनों को रुकवाएगा, अनुज्ञप्ति रद्द करेगा। कोई भी व्यक्ति मान लो ऐसा हो सकता है कि वो उसका यूज किया जा रहा है लेकिन उसको प्रॉब्लम, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको कोई लाइसेंस दे रखा है उसको यूज करने का पशुओं को, है ना। तो अब इस केस में अगर कोई किसी ने अगर इस खतरे को रोका नहीं है, न्यूसेंस को रोका नहीं है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसके उपयोग के साधनों को नष्ट करवा देगा, रुकवा देगा और अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा, जो उसको अनुज्ञप्ति दे रखी है, आज्ञा दे रखी है, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर ये सेम यही प्रॉब्लम रहती है तो फिर क्या करेगा? पशु पक्षी का अभिग्रहण करेगा, उसको कैप्चर करेगा, फिर उसको नीलाम द्वारा उस न्यूसेंस को रुकवाएगा, उसको नीलाम करवाएगा। तो सेम वही प्रोसेस हो गया नीलाम वाला, उसकी नीलामी करके इस प्रॉब्लम को दूर करवाएगा। धारा 251 की हम बात कर लेते हैं, धारा 251 की, डेयरियों को अनुज्ञप्ति देना। जो डेयरी हैं उनको अनुज्ञप्ति देना, इसके बारे में इस धारा में बताया गया है कि कोई व्यक्ति दूध विक्रय या दुधारू पशु हेतु किसी स्थान का नगर पालिका की अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई ये स्थान है, यहाँ पर आप इसका उपयोग दूध विक्रय के लिए या दुधारू पशु रखने के लिए नगर पालिका की अनुमति के बिना आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंसधारी व्यक्ति है और व्यापार के उद्देश्य से अगर वो दुधारू पशु रखता है तो वो दूध विक्रय कर सकता है, मक्खन बना सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। मतलब उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा नगर पालिका से, ठीक है, और उसको निर्धारित शर्तों के अधीन काम करना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर नगर पालिका को कुछ दिक्कत लगती है कि यार ये व्यक्ति है ना ये गड़बड़ कर रहा है, तो नगर पालिका क्या करेगी? 1 माह का नोटिस देगी उसको कि यार ये तुम जो गलत काम कर रहे हो, तुमने अनुज्ञप्ति नहीं ली है या फिर तुम इसका जो मिसयूज कर रहे हो इस जगह का, तो इसको हम अनुज्ञप्ति को वो क्या करेगी? प्रत्याहृत कर सकती है, वापस ले सकती है कि भाई इस 1 माह का नोटिस देकर कि 1 माह में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी चाहिए, 1 माह में जो भी आपको काम करने वो कर लीजिए, आपका सामान हटा लीजिए, इस अनुज्ञप्ति को हम रद्द करने वाले हैं, हम वापस लेने वाले हैं। तो नगर पालिका 1 महीने में कर सकती है काम। नेक्स्ट है, अगर कोई शर्तों का जो कोई भी शर्तें इनको बताई गई हैं और उसका उल्लंघन करता है और अगर कोई स्थान का प्रत्याहरण भी कर लिया है उसके बाद ही उसका उपयोग कर रहा है उसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा उस पर। और अपराध जारी रहता है तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर जुर्माना लगा जाएगा। जितने दिन तक उसको अगर यूज लेता जा रहा है तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से और वहाँ पर उसके प्रति जुर्माना लगाया जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो 50 रुपये वाला जो चीज़ है ना, एक बार इसको कंफर्म कर लूँगा मैं कि हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हों, तो ये अपन देख लेंगे अभी बाद में। दोष सिद्ध होने पर जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है ये मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा कि यार ये दोष है इसका, और मजिस्ट्रेट उस स्थान को बंद करने का आदेश देगा जिस स्थान पर ये कार्रवाई ये किया जा रहा है नगर पालिका की बिना अनुमति से। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर देगा और मजिस्ट्रेट उस स्थान पर ये गतिविधियां बंद करवाएगा, उस स्थान को बंद करने का आदेश देगा। तो ये कौन करवाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन देगा और मजिस्ट्रेट ही उस स्थान को बंद करने का आदेश देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 252 की कि कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। तो कुछ ऐसे यातायात के साधन हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार के यातायात के काम हो सकते हैं जहाँ पर किसी कतिपय प्रकार के यातायात के लिए किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा पर्टिकुलर यातायात हो सकता है जिसके लिए सार्वजनिक मार्गों का जो उपयोग है ना उसको रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भारी वाहन है ना, ऐसा हो सकता है भारी वाहन है जिससे कोई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ऐसा परिवहन का जो साधन है इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, है ना। तो जो सार्वजनिक जो कुछ इस प्रकार के यातायात के साधन हैं तो उनको सार्वजनिक स्थान मार्गों का उपयोग करने से रोका जाएगा ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर क्या होगा? नगर पालिका लिखित नोटिस देगी एक, और वो जनता को असुविधा या खतरों या बाधा को रोकने के लिए जो सार्वजनिक मार्ग का जो है ना उसको प्रतिषिद्ध भी कर सकती है, विनियमित भी
कर सकती है। तो नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा देगी, लिखित नोटिस जारी करेगी, यार ये जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो इस सार्वजनिक मार्ग पर ये जो पर्टिकुलर प्रकार का जो यातायात हो रहा है ना, उसको रोका जाए, उसको विनियमित कर दिया जाए। जैसे भारी वाहन हो गए, कोई बड़े बड़े ट्रोले होते हैं, या जैसे मान लो आपके रोड पे जैसे वो ट्रैक्टर जाते हैं जिसके पीछे सरिये लगे रहते हैं, सरिये लेके जाते हैं ना, जैसे लोहे का जो सरिया होता है, उससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, है ना। या फिर बड़ी बड़ी, जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है, उसमें ट्रॉली में ऊपर बहुत इतनी ऊपर यहाँ तक ईंट भरी हुई है, जिससे मान लो अगर गिर जाए तो पीछे वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में चलने वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो नगर पालिका लिखित नोटिस द्वारा ऐसे कामों को बंद करवाएगी, इस प्रकार के यातायात को रोकथाम लगवाएगी वहाँ पर। ये धारा 252 में बताया गया है। धारा 253 बोलती है कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन की, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, है ना, तो वहाँ पर निजी यानों की पार्किंग भी करवा सकती है, उसको रोक भी सकती है। ये यहाँ पर धारा 253 में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर निजी यानों की पार्किंग भी हो सकती है, उसका विनियमन मतलब उसको रेगुलेट कर सकती है उस जगह को कि भाई यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए निजी जो पर्सनल व्हीकल्स की, तो जिससे ताकि लोगों को सुविधाजनक हो वो सार्वजनिक स्थान का उपयोग करना। ठीक है, तो जैसे मान लो आप बस स्टैंड पे गए, बस स्टैंड पे क्या होता है कि आपको एक पार्किंग बना दी जाती है ना, पार्किंग बना दी जाती है जहाँ पर आपके पर्सनल व्हीकल्स आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हो, ताकि आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपको एक सुविधाजनक यातायात का लाभ आप उठा पाएँ। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। धारा 254 की अपन बात कर लेते हैं कि सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। अब क्या होता है कि अगर मान लो अगर नगर पालिका के किसी सार्वजनिक स्थान है, उसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे आप हो सकते हो, चाहे मैं हो सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लिखित अनुज्ञा के बिना, मतलब लिखित अनुज्ञा के साथ तो इसका उपयोग हो सकता है। नगर पालिका इस स्थान का उपयोग करवा सकती है कि भी लिखित अनुज्ञा हमने दे दी है, तो लिखित अनुज्ञा के बाद में ये काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने लिखित अनुज्ञा नहीं ली है, तो अगर उसका कोई व्हीकल है, यान है, या कोई जानवर है जो यहाँ पे जैसे मान लो बकरियाँ उसने ठहरा दी हैं किसी नगर पालिका के सार्वजनिक जगह पर, अगर जानवर को ठहरने के लिए उपयोग में लिया जाए तो स्वामी पर क्या होगा, दोष सिद्ध अगर हो जाता है, भाई दोष सिद्ध है, इसका दोष है इसमें, तो 1000 रुपये से 2000 रुपये तक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर वो व्यक्ति अगर वो उस जगह का उपयोग करना बंद नहीं करता है, मान लो उसका पे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, जानवर ठहरे हुए हैं अभी भी, तो पर डे उस पर 50 से 100 रुपये का जुर्माना लगातार जारी रहेगा जब तक वो काम रोकता नहीं है, इस मिसयूज को रोकता नहीं है, तब तक ये चीज़ें जारी रहेंगी। तो जुर्माना कितना होगा, 1000 रुपये से 2000 रुपये तक। और अपराध कब तक जारी रहेगा, अपराध जारी रहने तक क्या रहेगा, 50 से 100 रुपये पर डे रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें मैंने अभी बताई ये आपको धारा 254 में मैंने बता दिया है। अगर धारा 255 की अपन बात करें तो धारा 255 में बताया गया है कि अग्नि के रोकथाम के लिए व्यवस्था, अगर नगर पालिका क्षेत्र में कहीं पर भी अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसकी रोकने की व्यवस्था कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। दमकल की व्यवस्था करेगी, अग्निशमन केंद्रों की व्यवस्था करेगी, है ना, और वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जैसे पानी की व्यवस्था करेगी, है ना, तो सारी जो व्यवस्था करेगी ना वो कौन करेगी, नगर पालिका करेगी यहाँ पर। तो धारा 255 में अग्नि के बारे में, अग्निशमन के बारे में बताया गया है और उसकी व्यवस्था नगर पालिका को शक्तियाँ दी गई हैं। नगर पालिका के पास ही वो पावर्स रहेंगी, नगर पालिका का दायित्व रहेगा, अधिकार रहेगा, कर्तव्य रहेगा कि वो अग्नि की रोकथाम करे। तो ये धारा 246 से लेकर हमने धारा 255 तक अभी तक हमने कवर कर लिया है। तो इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो लास्ट में फिर से मैं बता देता हूँ, अर्जुन बैच जरूर ज्वाइन करें। 13 टेस्ट का यहाँ पर टेस्ट सीरीज अपन चला रहे हैं और 100 रुपये में है, ये बहुत मिनिमल फीस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत प्रबल संभावना है। मैं लोगों की तरह गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रबल संभावना बता रहा हूँ कि यहाँ पर 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक धारा से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चंस पर टेस्ट में हैं और अगर 13 टेस्ट की बात करें तो टोटल 520 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर 520 क्वेश्चन में से 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको वहाँ पर एग्जाम में मिल सकता है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे हम कवर करेंगे 256 से। ठीक है।